हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। अमर जवान ज्योति का विलय, अब नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही बलिदान की लौ। 1972 में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का हुआ था निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान, इंडिया गेट पर नेताजी की लगेगी प्रतिमा। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने लॉन्च किया अपना कैंपेन। यूपी में फिर एक बार भाजपा सरकार का दिया नारा, कैंपेन के एक पोस्ट भी जारी किया। कांग्रेस ने जारी किया यूथ घोषणा पत्र, 20 लाख नौकरियां समेत किया 8 वादे, 1% ब्याज पर 5 लाख का लोन। केजरीवाल के प्रस्ताव को नहीं मिली मंजूरी, दिल्ली के वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी, ऑड इन इवन के फॉर्मूले पर ही खुलेंगे बाजार। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। इंडिया गेट पर आज अमर जवान ज्योति का आखिरी दिन रहा। इसे नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ विलय कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर अब इस अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शिफ्ट करने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। पीएम मोदी ने ये ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब भारत सरकार ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का जलने वाली लौ को नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ के साथ मर्ज करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है और सर्किट हाउस के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया है। पीएम ने कहा है कि जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार पटेल जी के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बड़ा संदेश है। ये सोमनाथ दादा की ही विशेष कृपा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूं। कुछ महीने पहले यहां एग्जीबिशन गैलरी और प्रोमेनाड समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ था। पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी गई थी और आज सोमनाथ सर्किट हाउस का लोकार्पण भी हो रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर गुजरात सरकार को, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को और आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ये जब सर्किट हाउस की कमी एक है, अतिथि गृह वो भी दूर। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना यूथ घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रियंका गांधी ने पेश करते हुए कहा है कि संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों को जो भरोसा टूटा है उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क माफ होंगे और बस ट्रेन यात्रा भी फ्री होगी। एक जॉब कैलेंडर जारी होगा जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक होंगे और राहुल गांधी ने कहा है कि हम आपको रोजगार कैसे और किस प्रकार से दिलाएंगे, यह सब हमने इस मैनिफेस्टो में लिखा है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की युवाओं के साथ बात की है और उनके विचार इसमें लिखे गए हैं और मैनिफेस्टो में डाले गए हैं। राहुल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हर 24 घंटे में लगभग 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 साल शासन में लगभग 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। उत्तर प्रदेश का युवा मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटेजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे,
किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। और ये मैनिफेस्टो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं, और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में 7 करोड़ युवाओं की आकांक्षाओं का ये दस्तावेज है। इसमें हमने जैसे कहा कि 20 लाख सरकारी नौकरियां आरक्षण प्रावधानों का पालन करते हुए हम दिलवाएंगे। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 27,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी यहाँ पे नियुक्त हो सकती हैं, इनके भी पद खाली हैं जो हम भरेंगे। संस्कृत विद्या 2,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। रुकी हुई जो भर्तियां हैं, 32,000 फिजिकल एजुकेशन की जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती, 4,000 उर्दू के शिक्षक, 12,460 शिक्षक भर्ती जो पूरी नहीं की गई हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा, इस सवाल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा इशारा दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में उनके अलावा कोई और चेहरा दिखता है क्या। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आज युवाओं के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है और कांग्रेस एस यूथ मैनिफेस्टो जारी होने के मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मौजूद थे और कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि क्या आपको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी और का चेहरा दिख रहा है? मेरा चेहरा हर जगह दिख रहा ना। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर कैंपेन सॉन्ग की लॉन्चिंग के साथ ही पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की है और सोच ईमानदार काम दमदार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार स्लोगन के साथ अभियान की शुरुआत की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं डॉक्टर दिनेश शर्मा मौजूद रहे हैं। राज्य के अंदर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार जन जन सर्वव्यापी के रूप में फैला था। योगी सरकार आने के बाद राज्य के अंदर गुंडागर्दी समाप्त हुआ। जो खुलेआम बेटियों को उठा ले जाते थे, स्कूटी छुड़ा लेते थे और कोई पुरसा हाल नहीं रहता था। दरोगा यदि रिपोर्ट दर्ज कर लिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो शाम तक छूट जाता था, लखनऊ से फोन जाता था। आज मैं कह सकता हूं मित्रों, आदरणीय योगी सरकार में 12 बजे रात में भी बेटी किसी रेस्टोरेंट से भोजन नाश्ता करके या विवाह से किसी विवाह समारोह से अपने घर जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कोई छेड़ेगा नहीं, यदि छेड़ेगा तो मरेगा। ये योगी सरकार। पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री और मंत्री अपना मकान बनाते थे, लेकिन मुझे इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार में, डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को उनके घरों में शौचालय दिए हैं। 1,21,000 मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य करते हुए 1 करोड़ 43 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए हैं।
1,56,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए हैं। 9 करोड़ परिवारों को, 9 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया है। 1 करोड़ वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 1,000 रुपए की पेंशन की राशि प्रतिमाह यानी सालाना 12,000 रुपए की राशि देने की व्यवस्था भी किसी ने की है। तो यह डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 33 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 1 पूर्व आईएएस, 2 पीएचडी, 9 पोस्ट ग्रेजुएट और 13 ग्रेजुएट उम्मीदवार शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने आगरा से नाजिर खान, अलीगढ़ से हरिओम, अमरोहा से इस्लाम सैफी, बलिया से अजय राय मुन्ना, फरुखाबाद से प्रशांत कुमार को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लगी हैं। वहीं बीजेपी ने पंजाब चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में पार्टी की तरफ से 34 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने अपनी पहली सूची में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा है और 12 टिकट तो उन उम्मीदवारों को दी गई है जो कृषि समुदाय से आते हैं। 13 सिखों को भी मैदान में उतारा गया है और 8 एससी को भी टिकट मिली है और महिलाओं और डॉक्टरों को भी मौजूदगी देखी गई है। उत्तराखंड में पूर्व बीजेपी नेता हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ उनकी पुत्र बधू अनुकृति गोसाई रावत ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है। बता दें कि हरक सिंह रावत को पिछले हफ्ते बीजेपी ने पार्टी से बाहर कर रास्ता दिखा दिया था और हरक सिंह रावत पर यह कार्रवाई कांग्रेस के संपर्क में रहने के चलते की गई थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि हरीश रावत के विरोध के चलते उनकी कांग्रेस में वापसी टल रही थी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगा। इसके साथ ही बाजार भी अभी ऑड इन इवन के फॉर्मूले पर ही खुलेंगे। कोविड केस कम होने पर दिल्ली सरकार ने इन पाबंदियों को हटाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इन्हें मंजूरी नहीं दी है। हालांकि दिल्ली में अब प्राइवेट दफ्तर 50% स्टाफ के साथ फिर से खुल सकेंगे और उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार का यह प्रस्ताव मान लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने पर कई पाबंदियां लगाई गई थी। इसमें वीकेंड कर्फ्यू, दुकानों के लिए ऑड इवन सिस्टम भी शामिल था। प्राइवेट दफ्तरों की पूरी तरह बंद करके वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया था। दुकानों के लिए लागू ऑड इन इवन सिस्टम का काफ़ी विरोध भी हो रहा था। फिलहाल दिल्ली में कोविड केसों की संख्या में गिरावट आई है और लेकिन देश के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,47,254 नए मामले आए हैं। वहीं 703 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कि जो वीकेंड कर्फ्यू था वो हटा दिया जाएगा और दूसरा निर्णय है कि जो प्राइवेट ऑफिसेज थे उनको अभी एडवाइजरी दी गई थी कि वो 100% स्टाफ के साथ घर से ही काम करें। अब वो 50% स्टाफ को ऑफिस बुला सकते हैं और 50% स्टाफ के साथ वर्क फ्रॉम होम चलता रहे। उस तरह की व्यवस्था प्राइवेट ऑफिसेज के लिए अनुमति दे दी जाएगी। और जो बाज़ारों में ऑड इवन की व्यवस्था लागू की गई थी कि एक दिन एक दुकान खुलेगी और दूसरे दिन दूसरी दुकान खुलेगी, वो भी अब वापस ले ली जाएगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो गए हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि आज राजधानी में 17,000 कोरोना संक्रमण के मामले आ सकते हैं। आज संक्रमण दर में भी कमी आएगी। टेस्ट कम किए जाने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोरोना टेस्ट कम जरूर हुए हैं, लेकिन टेस्ट कम होने से केस कम नहीं आते हैं। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से टेस्ट हो रहे हैं और परसों के मुकाबले कल केस कम आए हैं। ये लगातार तीसरा
दिन है जब केस कम आएंगे। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से ही टेस्ट किए जा रहे हैं और वीकेंड कर्फ्यू की वजह से भी टेस्ट के लिए लोग कम जा रहे हैं। हमारी क्षमता 3 लाख टेस्ट की है। आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल ठीक है और जो बीमार है उनका ही टेस्ट होना चाहिए। बेड ऑक्यूपेंसी पहले से थोड़ी सी कम हो गई है, 2698 बेड थे और पिछले 6-7 दिन के अंदर जो टोटल बेड ऑक्यूपेंसी थी वो स्टेगनेंट हो गई है, वो भी कम हो गई है। दिल्ली के अंदर केसेस जो 28,000 तक गए थे वो कम होकर 12,000 पे आ गए हैं और आज का जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है वो इससे भी काफ़ी कम है, वो लगभग 10,500 के आसपास डाटा लग रहा है और पॉजिटिविटी भी काफ़ी तेज़ी से घट रही है। अब जो पॉजिटिविटी आने वाली है वो 17-18% के बीच में आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल जोड़ तोड़ में व्यस्त है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतापगढ़ के कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया ने गठबंधन को लेकर पहली बार बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया है कि उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और कहा है कि जनसत्ता दल के प्रत्याशी के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। साथ ही भाजपा और समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों के साथ गठबंधन को लेकर राजा भैया ने सिरे से खारिज कर दिया है। यही नहीं, राजा भैया के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो गई है। इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए राजा भैया ने कहा है कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र में अच्छे और मजबूत प्रत्याशी हैं केवल वही जनसत्ता दल अपने प्रत्याशी उतार रही है। अभी तक सिर्फ 17 ही सीटों पर जनसत्ता दल ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। हालांकि अभी कई प्रत्याशियों को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। जितने अच्छे प्रत्याशी मिलते जा रहे हैं उन्हें पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। गृह मंत्री अमित शाह 22 जनवरी को कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से उत्तर प्रदेश चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा 23 जनवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में कई विधानसभाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर प्रचार अभियान भी कर सकते हैं। 22 जनवरी को मथुरा दिन के दूसरे प्रहर और 23 जनवरी को मेरठ दिन के पहले प्रहर में चुनाव अभियान के लिए रवाना होंगे। मेरठ से लौटकर शाम को दिल्ली आएंगे और उत्तर प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बीजेपी की छोटी छोटी बैठकें करेंगे। ये बैठकें जिला संगठन और विधानसभा के प्रचार अभियान संभालने वाले पदाधिकारियों के साथ होगी और संगठन की बैठकें करने के अलावा तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने प्रचार करने की योजना बनाई गई है और गृह मंत्री अमित शाह योजना के मुताबिक ब्रज क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की कई विधानसभाओं में बैठकें लेकर कार्यकर्ताओं जीत का मंत्र देंगे। आपको बता दें कि आने वाले समय में गृह मंत्री अमित शाह पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और हर जिले की हर विधानसभा सीट पर वे अपनी नज़र रखेंगे। पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया है। इसके बाद ही चरणजीत सिंह चन्नी बना भगवंत मान की बहस शुरू हो गई है। अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ईडी छापेमारी को लेकर सीएम चन्नी पर निशाना साधा है। साथ ही दावा किया है कि चन्नी इस बार खुद चुनाव हारने जा रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी इस बार पंजाब में काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और पार्टी खुद पिछले काफ़ी समय से अलग अलग सर्वे करा रही है, जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और इससे पहले सीएम उम्मीदवारों को लेकर भी पार्टी ने सर्वे कराया था और जिसमें 93% लोगों ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर चुना है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़कर सपा का दामन थाम चुके हैं। वहीं सपा के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव कल देर शाम लखनऊ पहुंची हैं। वहां मुलायम सिंह से मिली और उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने ट्वीट किया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का पश्चात लखनऊ आने पर पिताजी से आशीर्वाद लिया। वहीं अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था,
मैं अपर्णा को बधाई देना चाहता हूं। मैं खुश हूं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा फैल रही है। मुझे विश्वास है कि हमारी विचारधारा बीजेपी में पहुंचेगी और लोकतंत्र को फैलाएगी। हालांकि सपा अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि नेताजी ने अपर्णा को समझाने का हर संभव प्रयास किया था। पंजाब के गुरदासपुर जिले में शुक्रवार को 2 किलोग्राम आरडीएक्स मिला है। पुलिस ने दीनानगर कस्बे में बाहरी एरिया से यह विस्फोटक बरामद किया है। सूचना मिली है कि विस्फोटक का इस्तेमाल दहशत फैलाने के लिए किया जाना था। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 2 किलोग्राम आरडीएक्स पुलिस ने एक सूचना के बाद दीनानगर के बाहरी हिस्से से जब्त किया है। इस आरडीएक्स का प्रयोग विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब को दहलाने में किया जाना था और पुलिस ने इस आरडीएक्स को बरामद करके विदेशों में बैठे आतंकियों की दहशत फैलने की दूसरी कोशिश नाकामयाब कर दी है। बता दें कि 7 दिन पहले अमृतसर के अटारी बॉर्डर के समीप गांव धनोआ खुर्द से पुलिस ने 5 किलोग्राम का बम बरामद किया था, जिसमें 2.5 किलोग्राम आरडीएक्स इस्तेमाल किया गया था। देश के नए संसद भवन को बनाने का खर्च करीब 29% बढ़कर 1250 करोड़ रुपए हो गया है। पहले इसे 971 करोड़ रुपए में बनाया जाना था। खर्च बढ़ने की वजह एडिशनल वर्क कंस्ट्रक्शन प्लान में बदलाव और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने संशोधित अनुमानित लागत के लिए लोकसभा सचिवालय से सैद्धांतिक मंजूरी मांगी है और CPWD ने हाल ही में 5 सदस्यीय पैनल को प्रोजेक्ट की कास्ट डिटेल्स और वर्क इन प्रोग्रेस डिटेल्स प्रस्तुत की है। इस पैनल को सरकार ने मेगा सेंट्रल विस्टा RE डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सभी काम की निगरानी के लिए गठित किया है। देश में 71% वयस्क आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। WHO ने पिछले दिनों कहा था कि किसी देश की 70% आबादी को वैक्सीन लगे होने पर आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। भारत में 66 करोड़ वयस्क इस स्थिति में आ गए हैं। देश में पिछले साल 16 जनवरी को वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया था। तब ये अब तक के देश में 160 करोड़ से ज़्यादा डोज दिए जा चुके हैं। देश की 135 करोड़ आबादी में से 65% को 1 डोज, 48% को 2 डोज का तीसरा डोज लगा है। इसी साल 10 जनवरी से बुजुर्गों को फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाने की शुरुआत की गई है। अब तक 86.18 लाख प्रिकॉशन डोज दिया गया है। भारत में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 3,47,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। इसी बीच वैक्सीनेशन अभियान को भी तेजी से बढ़ाया गया है। पिछले 24 घंटों में 70 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई है। वहीं भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच टीकाकरण अभियान में भी तेजी लाई गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि पिछले 24 घंटों में 70 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई है। भारत में अब कोविड टीकाकरण कवरेज 160.43 करोड़ से अधिक हो गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों तथा ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी को देखते हुए राज्य प्रशासन ने 64 घंटे के लिए पाबंदियां लगा दी हैं। शुक्रवार 21 जनवरी दोपहर 2 बजे से सोमवार 24 जनवरी सुबह 6 बजे तक गैर जरूरी आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां बंद रहेंगी। वाहनों की आवाजाही पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। होम डिलीवरी भी जारी रहेगी और गर्भवती सरकारी महिला कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट दी गई है। ज्ञात हो कि इससे पहले 14 जनवरी को सरकार ने प्रदेश में गैर जरूरी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगाया था। पाबंदियों के दौरान केवल राशन, सब्जी, दूध, दही, फल व दवा समेत अन्य जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी और कोविड टास्क फोर्स की बैठक में कोरोना संक्रमण के वर्तमान को यह देखते हुए 64 घंटे की पाबंदी का फैसला लिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया में साल 2022 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 का शेड्यूल जारी हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ही मौजूदा T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है। ऐसे में अगला महामुकाबला उसके ही घर पर हो रहा है। एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। ICC द्वारा शुक्रवार सुबह नया शेड्यूल जारी किया गया है। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 16 अक्टूबर से होगी और सुपर 12 राउंड की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत न्यूजीलैंड के साथ होगी और जबकि टीम इंडिया 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ भिड़ेगी। T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया को पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और 2 क्वालीफायर टीमों के साथ ग्रुप 2 में रखा गया है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ हुआ था, लेकिन टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से हार गई थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान से कोई मैच गंवाया हो। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि हरभजन सिंह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। साथ ही बता दें कि वह इस वक्त अपने घर के ही क्वारंटाइन है और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है और ट्वीट कर कहा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ, मुझ में लक्षण है, मैंने खुद को अपना घर पर ही क्वारंटाइन कर लिया है, मैं सभी सावधानी बरत रहा हूं। साथ ही पूर्व क्रिकेटर ने अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वे तुरंत अपना टेस्ट करवा लें और अपना ख्याल रखें। टोहाना में घने कोहरे के कारण पंजाब रोडवेज की बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के कारण ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए, वहीं बस में बैठी सवारियां बाल बाल बची। फिलहाल जानलेवा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ट्रैक्टर के पीछे 2 ट्रॉली जुड़ी हुई थी। इसके अलावा ट्रॉली के ऊपर एक और ट्रैक्टर लदा हुआ था। ट्रैक्टर ट्रॉली की तेज रफ्तार के कारण हादसा हुआ है। हादसे के बाद से ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। दुर्घटना के कारण सड़क के दोनों ओर जाम लग गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली को रास्ते से हटाकर रास्ते को खुलवाया। बस ड्राइवर की शिकायत के आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। पंजाब रोड PRTC पटियाले तो हिसार जा रहे सी ते अचानक ओवर स्पीड ट्रैक्टर वाले ने आके बस के मूहरे किया। ठीक है ना, मैं अपनी जान ते सवारियां जान बचाता होया अपनी गड्डी नूं कच्चे सिੱਟੀ आ। देख लो गड्डी का हाल जी, गड्डी फुट गई, ट्रैक्टर फुट गई, ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गए। तो सवारी इसके अंदर बैठी हुई थी, सवारियां बैठी ने 40-50 सवारियां की गड्डी 'ਚ। मेघालय की राजधानी शिलोंग में कुछ दिनों से ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है और गुरुवार को यहाँ पर बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बर्फबारी के कारण आने जाने वाले वाहनों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। साथ ही यहाँ के लोगों ने इस बर्फबारी का भरपूर लुत्फ़ उठाया है और एक दूसरे पर बर्फ़ की बारिश करने लगे हैं और साथ ही साथ बच्चों ने भी इस बर्फबारी का लुत्फ़ उठाया है। और शिलोंग में हुए बर्फबारी के चलते मेघालय के पास राज्यों में भी ठंड काफ़ी बढ़ गई है। वहीं एक्चुअली क्या है कि शिलोंग में ज़्यादा बर्फ़ गिर रहे थे, तो बच्चे लोग को गाड़ी चलने में तकलीफ़ हो रही थी, बच्चा को तकलीफ़ हो रहा था और हम ही लोग को भी बहुत तकलीफ़ हो रहा था। और इतना बर्फ़ गिरा है, इतना ठंड है, अभी बोल ही नहीं सकते। अभी देखिए, अभी 2 बजे का टाइम, कितना बजे का टाइम हो गया है, लेकिन अभी पूरा अंधेरा ही छा रहा है। शिलोंग में ज़्यादा ही ठंड है, तो बहुत तकलीफ झेलने पड़ रहा है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।